नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो एल्वोलाई जो है वो प्राइमरी साइट्स हैं, उनके द्वारा एल्वोलाई के अंदर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। उनके मतलब मेन जो स्पेस है वो एल्वोलाई है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होगी, एक तो ब्लड और टिश्यूज में होगी। ब्लड जो ऑक्सीजन लेगा वो टिश्यूज तक दे के आएगी, तो एक उनके बीच होगी। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के कारण होंगे, कोई ATP वगैरह कुछ खर्च नहीं होगा। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर बेस्ड होते हैं। हमने वो पहले पढ़ लिया है पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. solubility गैसेस देखो, जो डिफ्यूज़न है उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी। एक तो गैसेस की सोल्युबिलिटी, मतलब कि गैस जो है वो सोल्यूबल भी होनी चाहिए ना। मतलब अगर मान ले, अगर जो वो सोल्युबिलिटी होनी चाहिए गैस की, मान लो वो जो गैस है, मान लो ऑक्सीजन है, वो सोल्यूबल ही नहीं है किसी मेम्ब्रेन वगैरह में, तो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। तो मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो, अगर मेम्ब्रेन है, एल्वेलाई की मेम्ब्रेन ले लो, अगर वो ज़्यादा ही मोटी होगी, बहुत ही मोटी होगी, तो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर लोगे भी, तुम नहीं कर पाओगे। तो मतलब वो थिन होगी तो उसमें जल्दी होगा। ठीक है, तो किस चीज़ पर बेस्ड करती है जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑब्वियसली नीट के लिए तो नहीं है, नीट में तो नहीं पूछेंगे, बट तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ लेंगे कोई दो फैक्टर बताओ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जो प्रेशर एक इंडिविजुअल, एक अकेली गैस के मिक्सचर ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होगा, मतलब देखो, मतलब क्या पार्शियल प्रेशर क्या है, जो गैसेस का मिक्सचर है, मिक्सचर है गैसेस का मिक्सचर, मतलब बहुत सारी गैस है, तो उन बहुत सारी गैस में से किसी एक गैस का, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है, उस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ओके, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PO2 फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sets of diffusion are given in the table। ये टेबल हम पढ़ेंगे। एंड इन फिगर 17.3, कौन सा सेंटर, ये फिगर देखो, ये दिख रहा है, ये वाला फिगर, ये भी हम आगे करेंगे। The data given in the table clearly indicates a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissues। हाँ, concentration gradient तो बन ही रहा है, एल्वेले से ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज़ में जब ये एक्सचेंज हो रही है, वो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह। पहले तुम ये टेबल देख लो जो पार्शियल प्रेशर की है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रेस्पिरेटरी गैस O2 और CO2, तो एटमॉस्फेरिक में जो ऑक्सीजन है वो कितनी प्रेजेंट होती है, 159 159 प्रेजेंट। किस में, ये इन MMHg में बता रखी है कि पूछे ना 159 क्या है, ये मॉलिक्यूल में बता रही किस में, MMHg में। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक में 159 MMHg होती है, और CO2 0.3। देख लो ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कम है, और मतलब फिर भी ऑक्सीजन हमारे लिए कम पड़ रही है, मतलब पोल्यूशन के कारण कम होगी, वैसे कम है नहीं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक में 159 MMHg है, और CO2 है 0.3। एल्वोलाई में कितनी होती है, 104। ठीक है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो 104 होती है। ठीक है, और CO2 40 होती है जब हम इनहेल करते हैं, जब की बात है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितनी होगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू होगी 40 और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होगी 45। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो उसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन कम है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन की वैल्यू होगी 95 और कार्बन डाइऑक्साइड की होगी 40। टिश्यूज़ में मतलब
टिश्यूज़ मतलब टिश्यूज़ में देखो, अब टिश्यूज़ किस लिए तड़प रहे हैं? उनमें मतलब ऑक्सीजन नहीं गई है मान लो, तो वो किस लिए तड़प, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। उन्होंने पहले ऑक्सीजन यूज़ कर लिया है ना, यूज़ कर लिया है, तो अब उनमें कम है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी कम होगी? वो 40 होगी। कितनी ज़्यादा है? वो 45 है CO2, ठीक है। अब समझ में तो आ गया होगा सबको टेबल, लेकिन लर्न नहीं होगी मुझे किसी को, मुझे पता है। तो तुम ट्रिक है मेरे पास एक लर्न करने की, तो तुम ये याद रखो सिर्फ, जो एटमॉस्फेरिक एयर में, ये याद रखो तुम, एटमॉस्फेरिक में O2 कितनी प्रेजेंट होती है? 159, और CO2 0.3, ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, सब कुछ थोड़ी ना ट्रिक से होगा। अब देखो CO2 है ना, CO2 की तो तुम कुछ औकात ही नहीं, तुम ये मान लो CO2 बस 40 और 45, ये दो रेंज इसकी होती है। जहाँ पे कम होगी CO2 उसकी, वहाँ पे ये अपनी 40 ले लेता है, और जहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी वहाँ पे 45 ले लेता है, बस वैल्यू बस इसकी यही होगी। ऑक्सीजन की देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की एलवेले में ज़्यादा होती है 104, ठीक है। ये भी थोड़ा तुम याद करना पड़ेगा, हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, हो जाएगा, ठीक है। एलवेले में 104 होती है, और ऑक्सीजन की तुम याद कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई कम है, तो कम होगी तो कितनी लेगा? 40 लेगा। अब यहाँ पे देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या ज़्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो अब ये कितनी ज़्यादा ले सकता है? सिर्फ 45 तक, उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता। तुम इतना है तो 40-45 बस, तो इसकी ज़्यादा कितनी होगी? 45। और जिस चीज़ में कम होगी उसमें 40 डाल दो अपने आप, मतलब ये रखो। ये देखो तुम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तुम टेबल को देखो ही मत, तुम देखो ही मत, पहले देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये देखो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ज़्यादा उसमें डालो 45। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, वो तो ले ही नहीं सकता, 40-45 के अलावा कोई और वैल्यू है ही नहीं उसकी, तो ज़्यादा है तो 45 डाल दो, कम है तो 40 डाल दो। अब यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो मैंने 45 डाल दी। अब कम क्या रह गया? ऑक्सीजन कम रहेगा, तो उसमें 40 डाल दो, ठीक है, हो गया। ऐसे ही अगले में ऑक्सीनेटेड ब्लड में, अब देखो ऑक्सीजन तो अपनी ये नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन की तो औकात है, वो थोड़ी ना 45 ही लेगा, ज़्यादा होगी, वो तो अपनी 95 लेगा भाई, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड में ज़्यादा है तो अपनी 95 लेता है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है, तो वो कम में तो एक ही वैल्यू ले सकता है 40, और ज़्यादा में 45, बस ये दो ही वैल्यू ले सकता है वो, तो उसकी तो कुछ औकात ही नहीं है। टिश्यूज़ में भी भाई, टिश्यूज़ में अब वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं टिश्यूज़, बिल्कुल, मतलब उनमें ऑक्सीजन कम है, तो कम ऑक्सीजन के लिए क्या डालोगे? 40। कम ऑक्सीजन कम जहाँ पे भी है उसके लिए 40 ही डालनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसके लिए 45 ही डालनी है, ये याद रख लो। बस जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है ना ऑक्सीनेटेड ब्लड में, वहाँ 95 है, और एलवेलम में 159, सॉरी एलवेलम में 104 है, बस ये याद कर लो तुम, ठीक है। याद हो गया होगा। एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन 159 है और CO2 0.3 है। एल्वेलाई में ऑक्सीजन 104 है और CO2 40 है, कम है तो 40 ही होगी ये तो। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन कम होती है तो 40, हमें कम के लिए 40 वैल्यू डालते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे CO2, कम के लिए तो 40 वैल्यू है आएगी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसके लिए 45 वैल्यू आ गई। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की तो ज़्यादा भी औकात ज़्यादा है, वो तो अपनी ज़्यादा लेगा, तो वो 95 लेगा। और CO2 कम है यहाँ पे, तो कम के लिए तो CO2 40 ही ले सकता है। टिश्यूज़ में वही, वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं टिश्यूज़, तो उनमें ऑक्सीजन कम है तो कम के लिए 40, और ज़्यादा है तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, तो ज़्यादा है तो 45 होगी, ठीक है। इस टेबल को लर्न कर लो, ये ट्रिक लर्न कर लो, याद हो जाएगी पूरी टेबल, ठीक है। अब ये टेबल देखते हैं, ये डायग्राम देखते हैं। अगर तुम्हें ये टेबल याद नहीं होगी ना, तो बाई गॉड बता रही है डायग्राम समझ नहीं आएगा। पहले इस टेबल को लर्न कर लो, कैसे करो, ट्रिक से करना है, मेरी ट्रिक से तो ट्रिक से करो, वरना अपने रट लो। ये होनी चाहिए लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये समझ में आएगा पार्शियल प्रेशर, ये सारा फंडा जो पार्शियल प्रेशर का है ना, ये तभी समझ में आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये बच्चों को होता नहीं है, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या दे रखा है? ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स कह रही, सॉरी आई एम रियली सॉरी, लंग्स नहीं है ये, लंग्स नहीं है, हार्ट है, ओके। क्या है ये? हार्ट है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। अब देखो ये हार्ट है, ये क्या है? राइट एट्रियम है, मैं इधर लिख देती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो देखो ये हमारे लंग्स हैं, सपोज ये एल्वोलाई, सॉरी यार मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, ये एल्वोलाई है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये हमारा हार्ट है, ये बॉडी टिश्यूज़ हैं, ओके। लंग्स यहाँ पे है नहीं, मेरे दिमाग में लंग्स ही चल रहे हैं बस, ठीक है। तो
अब देखते हैं हम तो क्या होगा। देखो यहाँ पे मान लो हमने जो ये एल्वोले यहाँ पे एयर आई, हमने ब्रीथ की, एयर आई एल्वोले में। अब जो एयर आई है इसमें एयर आई है मतलब ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा हो गया, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया और CO2 का कम हो गया। तो ऑक्सीजन का एल्वोले में कितना ज़्यादा होगा, हमने पढ़ा था टेबल में 104 mmHg होगा। इसको लर्न कर लो बच्चों, मैं फिर से बोलूँ लर्न कर लो इसको। और CO2 कम है तो इसकी तो औकात ही कम है, ये तो दो ही वैल्यू रख सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है तो 40, ज़्यादा है तो 45 दे दो भाई। इसकी तो यही भाई बेचारा सीधा सा है, इसके तो यही है बस। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ऑलवेल में 104 mmHg होती है और CO2 की होती है 40 mmHg। तो ये प्रेशर हो गया। अब हमने इंस्पायर करी एयर हमने ली है, सांस ली, अंदर लो सांस, ऑक्सीजन का आ गया अभी एल्वोले में, ये आ गया। ठीक है, अभी ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, अभी ऑक्सीजन देख यहाँ गई यहाँ गई ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी, यहाँ जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन से होकर जाएगी हार्ट में, लेफ्ट ओट्रियम में गई अभी। अब ये यहाँ जाएगी, अब यहाँ अब देख लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जाएगी। क्या ये ऑर्टा है जो लार्जेस्ट आर्टरी है, ऑर्टा। तो अब देखो ऑक्सीजन गई यहाँ से पल्मोनरी वेन से गई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, हार्ट से बीट किया यहाँ से, और फिर ये गई एट्रियम से टिश्यूज़ के पास। अब ये बॉडी टिश्यूज़ हमारे टिश्यू हैं जो कि तड़प रहे थे ऑक्सीजन के बिल कि भी हमें ऑक्सीजन दे दो दे दो। अब ऑक्सीजन आएगी बेचारे के लिए, ऑक्सीजन आ गया, अब ऑक्सीजन को ये यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन को और ATP बना लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन फिर ये क्या एक वेस्ट गैस रिलीज करेंगे जो कि CO2। अब CO2 यहाँ पे जाएगी वेना कावा से जाएगी वेना कावा से कहाँ पे जाएगी, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से ये सीधा जाएगी लंग्स उसके पास, एल्वेलरी मतलब लंग्स में जाएगी। ये लंग्स एल्वेलरी लंग्स में ही तो है, लंग्स में जाएगी। लंग्स में कहाँ जाएगी, एल्वेलरी के पास जाएगी, वहाँ से ऑक्सीजन लेके और वापस ये फिर ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूसली। ऑक्सीजन ले लेगी यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सचेंज, मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन लेके ये वेन अंदर ही चली जाएगी और ऑक्सीजन लेके बाहर आएगी, नहीं, यहीं से ऑक्सीजन अपने आप यहाँ जाएगी और फिर ये ऐसे। ठीक है, तो ये फिर ब्लू कलर का, मतलब ये ब्लू नहीं होता है, क्या होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बिल्कुल डार्क रेड होता है। ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा ब्लू से बनाया जाता है, इसलिए कि डिफ्रेंशिएट कर सके अच्छी तरह। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, तुम इसको याद देख लो अच्छी तरह। ठीक है, अगर हम समझ में आ गया होगा सबको। अब मैं तुम्हें प्रेशर के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे क्या पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का और CO2 का। तो देखो अब ये जो ऑर्टा है यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिच है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कम है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा कितनी वैल्यू लेगी अपनी ब्लड वेसल्स में, इनमें हमने पढ़ा था ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ भी होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू होगी, 95 mmHg होगी। और CO2 कम है तो उसकी एक ही होगी, 40 mmHg होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस वेन में क्या है, CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है तो ये कितनी वैल्यू लेगी ज़्यादा, तो अपनी ये ज़्यादा कुछ 95 तो ले नहीं सकता, इसकी इतनी औकात है नहीं, ये तो 45 mmHg ले सकता है। और ऑक्सीजन कम है तो ये 40 से कम ले नहीं सकता, जहाँ भी ऑक्सीजन कम होगा उसकी 40 ही है। ठीक है, और एल्वेलिया की हमने बात कर ली। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 3 जगह पार्शियल प्रेशर देखा हमने, एल्वेलिया कहाँ एल्विलाई और इनमें ब्लड में, एल्विलाई और ब्लड में, और फिर एक ब्लड और टिश्यूज़ में। ब्लड और टिश्यूज़ में 2 टाइप्स का है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ में, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। Similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to the blood and blood to alveoli। हमने पढ़ लिया, वो डायग्राम देख लिया। ग्रेडियंट बनेगा CO2 के लिए टिश्यूज से ब्लड में, ब्लड से एल्वेलाई में, है ना। टिश्यूज से मतलब कि CO2 जो है वो टिश्यूज से ब्लड में जा रही है और फिर ब्लड से एल्वेलाई में जा रही है और फिर ऑक्सीजनेटेड होके आ रही है, ऑक्सीजनेट। ठीक है, और एल्वेलाई से कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2। जो CO2 की solubility होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। सोचते सब होंगे कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, नहीं, CO2 की ज़्यादा होती है। CO2 की solubility कितनी ज़्यादा देख लो, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है, 20 से 25 बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। तो देखो ये जो CO2 की solubility ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है
ऑक्सीजन से जो 20 से 25 टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ CO2 जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो CO2 का अमाउंट डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा है। मतलब CO2 ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन्स में से। कितनी ज़्यादा होती है? 20 से 25 टाइम्स, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ्यूज़ हो रही है, तो इसको हम एक वर्ड देते हैं सोल्युबिलिटी। तो उसका मतलब यही है, ज़्यादा डिफ्यूज़ हो रही है तो क्या है? मतलब सोल्युबिलिटी ज़्यादा उसकी, ठीक है। पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ये देख लो, पर यूनिट डिफरेंस, पर यूनिट, ओके, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन दैट ऑफ O2। ओके, आगे है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, मतलब जिनके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है, ये एल्वेलर ब्लड की, जिनके थ्रू ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज हो रही है, वही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो कंफ्यूज मत हो क्या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या आ गया, ठीक है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। कौन कौन सी? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई की होगी थिन स्क्वैमस। हमने पढ़ा रखा है, मतलब मैंने वो चैप्टर करा नहीं है यहाँ पे, यूट्यूब पे नहीं करा है। उस चैप्टर में अगर तुम किसी ने पढ़ रखा हो तो वो चैप्टर नहीं है, कौन सा, वो 7th वाला टिश्यूज़ वाला चैप्टर, उसमें है स्क्वैमस कहाँ का मिलता है, तो हमने वहाँ पढ़ा हुआ है कि स्क्वैमस एल्वेलार ब्लड वेसल्स में मिलता है, ठीक है। तो जो एल्वेलाई में स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा, एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर, एक सेकेंड, ओके। द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, फर्स्ट लेयर होगी थिन स्क्वैमस एल्वेलाई की थिन स्क्वैमस लेयर, ठीक है, स्क्वैमस सेल्स की बनी होगी। जो स्क्वैमस सेल्स कैसे होते हैं, ये ऐसे पतले पतले स्क्वैमस सेल्स होते हैं, ये पतले पतले यूं, ठीक है, इनको हम स्क्वैमस सेल्स बोलते हैं, एल्वेलाई में मिलेंगे। द एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, एल्वेलर कैपिलरीज, जो एल्वेलर कैपिलरीज है वहाँ पे एंडोथीलियम मिलेगी, एंड द बेसमेंट सबस्टांस इन बिटवीन दैम, ठीक है। मतलब कि 3 लेयर्स होंगी मेनली, यहाँ तो डायग्राम में समझो। एक तो देखो स्क्वैमस लेयर, एक स्क्वैमस लेयर होगी एल्वेलाई की, स्क्वैमस लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम, एक स्क्वैमस ब्लड वेसल्स की होगी, और एक होगी इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा हुआ है टिश्यूज़ वाले चैप्टर में, देखो इधर कि मान लो ये है हमारी स्क्वैमस सेल्स की लेयर है, यहाँ पे ऐसे स्क्वैमस सेल्स यूँ लगे होते हैं, ठीक है, इनके बीच में न्यूक्लियस होता है। तो स्क्वैमस जहाँ पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू की, तो वहाँ एपिथेलियम टिश्यू के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है। जहाँ एपिथेलियम आ गया ना, तो वहाँ तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है नहीं, है ही है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का पार्ट है, तो वहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इन दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तो ये दोनों की होती है, ये हाफ इसकी होती है, हाफ इसकी, हाफ एल्वेलाई की होती है और हाफ ब्लड वेसल की, मिक्स करके इसको एक ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्स होती है तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ज़्यादा। तो पहली लेयर हुई द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, मतलब, एंड द थर्ड इज एल्वेलाई ऑफ ब्लड वेसल, और इन, ठीक है, ये हो गई। इसका ये डायग्राम देख लेते हैं, देखो ये कुछ ऐसा होता है एल्वेलाई, और ये इसमें ब्लड वेसल्स यूज गई होती है, मतलब साइड से ब्लड वेसल्स हैं बिल्कुल कवर्ड किया होता है। ये इनकी मेम्ब्रेन है होगी, ये एल्वेलर कैविटी है, एल्वेलर वॉल 1 सेल थिक, यहाँ से सेल्स पता है, यहाँ वाले सेल्स थिक होते हैं, यहाँ वाले मतलब यहाँ से एक्सचेंज होनी होती है, यहाँ के सेल्स पतले होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है, और यहाँ बीच में ब्लड है, और ये रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। However, its total thickness is much less than a millimeter. इसकी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है सेल्स की, वो कम ही होती है, 1 मिलीलीटर से भी कम ही होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी ही कम होती है, आ सकता है थिकनेस, तो लेस देन मिलीमीटर, ठीक है, लेस देन अ मिलीमीटर याद रखना, लेस देन अ मिलीमीटर, ओके। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli. इसलिए जो हमारे बॉडी के सारे फैक्टर्स हैं जो वो फेवरेबल आते हैं डिफ्यूज़न ऑफ O2 के लिए, क्योंकि देखो अब इन्हीं लेयर्स के लिए ये पतली होती हैं, ये ज़्यादा थिक नहीं होती हैं, इन्हीं लेयर्स के लिए जो इन्हीं मतलब लेयर्स ये पतली हैं, इसके कारण क्या होता है O2 और CO2 का डिफ्यूजन अच्छी तरह से हो सकता है। कहाँ से? एल्वेलाई से टिश्यूज से, और टिश्यूज से एल्वेलाई में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। Blood is the medium of transport for O2 and CO2.
ब्लड ही ज़रूरी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ब्लड ज़रूरी है क्योंकि ब्लड के थ्रू ही होता है। ओके, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी इन द ब्लड। 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आरबीसीज के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। जो रिमेनिंग रह गया 3% वो देखो इज कैरिड इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, वो प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है। ठीक है, नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसीज के द्वारा 20 to 25% होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वेयर एज जो 70% रह गया वो जो है वो बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। बाइकार्बोनेट में वो हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो, बस ये थोड़ा ब्रीफली इसमें छोटा सा पैराग्राफ में बता रखा है कि इतना इतना होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट में कैसे तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो अबाउट 7% ऑफ CO2 जो रह गया है 7% और वो जो है वो प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो आरबीसीज के द्वारा कितना होता है 97%। मतलब आरबीसी ही हेल्प करती है, ये सोच लो, ब्लड नहीं आरबीसीज है। ठीक है, मेनली कितना ज़्यादा आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन 97%, और 3% प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के द्वारा होगा। ओके, और 70% जो है वो बाइकार्बोनेट में होगा, बाइकार्बोनेट के द्वारा होगा। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट होके फिर वापस CO2 में जाएगा। आगे आएगा कैसे बाइकार्बोनेट में होगा वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब याद रखो 70% होगा और फिर जो 7% रह गया वो प्लाज्मा के थ्रू होगा। अब हम पहले ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कैसे होती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मोटिवेटेड है ना सब स्टूडेंट्स, डिमोटिवेट तो नहीं हुए? क्या ना कई बार हो जाता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे ही, फिर हम यूट्यूब पे वो वीडियो देखते हैं कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल दैट। मैं भी करती थी पहले लेकिन अब नहीं। कि क्या है ना, कोई बाहर का हमें आके नहीं बताएगा हमें मोटिवेट होना है, कोई बाहर का हमें मोटिवेट नहीं कर सकता। हमें अंदर से खुद को मोटिवेट करना है, खुद ही हमें अपने आप अंदर से मोटिवेट रहना है। ठीक है, कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है, अभी होना है। अगर कभी हो भी जाओ तो अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं मुझे ये करना है, करना है तो करना है सिर्फ। अगर नहीं करना है तो मत पढ़ो, कॉपी बंद करो और बैठ जाओ। ठीक है, अगर कुछ खोल रहे हो कॉपियों को तो फिर कुछ सोच के ही खोलो कि अब खोलनी है ना तो अब खुली रहनी थी ना, बंद करने नहीं देनी है। चल गए तो अब रुकना नहीं है। ठीक है, कि तो चलना ही नहीं है, चल गए तो रुकना नहीं है। ठीक, चलो अब ज़्यादा ही मैं मोदी बन जाऊंगी अब फिर से। चलो, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। देखो हमें पता है आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होते हैं, और हीमोग्लोबिन कैस का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, मैंने साइड में ड्रॉ कर रखा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये रहा, देखो दिख रहा है, हीमोग्लोबिन है ये। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, ये 1 2 3 4, ये 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन पे ऐसे एक प्रोटीन की होती है जिसको हम ग्लोबिन बोलते हैं। मतलब प्रोटीन की होती है ये, इसको ग्लोबिन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऑक्सीजन है वो पता है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बड़ा ही मतलब फनी सा है। वो क्या करेगा, इस आयरन पे आकर बैठ जाएगा, मतलब उसके साथ मतलब क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बन जाएगा ना, आयरन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। इस पे मतलब 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं तो 4 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे। ठीक है, एक आरबीसी के मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन बैठ के जाते हैं आराम से, अपने बैठ जाते हैं। यूँ समझ लो कि नदी है, नदी में बोट है आरबीसी, और आरबीसी पे बोट पर 4 वो लगे हुए कुर्सी, और 4 कुर्सियों पे 4 मॉलिक्यूल बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, ओके। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन। आयरन पिगमेंट कंटेन करता है, प्रेजेंट इन द आरबीसी, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ओके, O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा और इन अ रिवर्सिबल मैनर वो रिवर्सिबल मतलब सीधे साधे आराम से उसके साथ रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो उसको हम उस हीमोग्लोबिन को हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखना इसको, वर्ड इंपॉर्टेंट है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने कैरी करेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है जो हीमोग्लोबिन से किस पर डिपेंड कर रही है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। कि देखो 3 फैक्टर्स हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि बाइंडिंग में, किसकी बाइंडिंग में, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग में, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मतलब 4 और कुछ भी है, एनसीईआरटी में 4 दे रखा है तो तुम 4 ही कर लो। ओके, तो कैसे डिपेंड करती है वो हम देख, तो पहले मैं तुम्हें समझा देती हूँ, पैराग्राफ बाद में रीड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर पर कैसे रिलेटेड है, अब देखो, जब हीमोग्लोबिन का ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम मतलब कम है, इसलिए वो ऑक्सीजन आरबीसी से मतलब ब्लड में जा रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, वहाँ पे मतलब एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लड में कम है, इसलिए वो वहाँ पे जा रहा है, वो हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इन पर कैसे वो डिपेंड कर रही है। देखो जब हम देखो क्या होता है कि एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो ब्लड में कैसे जा रहा है, जब वो ब्लड में जाएगा तो जाएगा, वो हमने देख लिया क्यों जाएगा, वो पार्शियल प्रेशर के कारण जाएगा, फिर वो आरबीसी से कंबाइन होगा। जो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है, ये हमने दिखाया था, उस 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पर जाके ऑक्सीजन बैठ जाएगा, तो वो क्यों बैठेगा, क्या फैक्टर्स है जो वो उसको मजबूर करे वहाँ पे बैठने के लिए, तो वो एक तो फैक्टर है वो है हाइड्रोजन आयन। देखो तुम ये याद ही कर लो कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, जहाँ पे हाइड्रोजन कह रही, सॉरी, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, कि याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो एल्वेलाई में पता है ये क्या, देखो अब एल्वेलाई है, एल्वेलाई नहीं, अब एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन आ चुकी है ब्लड में आ चुकी है। अब ब्लड में क्या है कि पहले ब्लड में क्या था, ऑक्सीजन कम थी ना, और H पॉजिटिव ज़्यादा थे, अगर ऑक्सीजन कम तो वहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा है। अब ये ऑक्सीजन पर कौन सा वो होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन आयन पे क्या होता है, पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, ऐसे लिखते हो ना, H2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे क्या होता है, O2 नेगेटिव। अब जो ये H2 पॉजिटिव ये ब्लड में ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अभी कम है, तो अब जब ऑक्सीजन जाएगा तो ये मतलब कंसंट्रेशन पॉजिटिव की वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा, तो नेगेटिव की कम है, तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगा और आरबीसी से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए जो हाइड्रोजन का फैक्टर है ना, ये उसका अफेक्ट करता है, क्योंकि क्या है, H2 पॉजिटिव वहाँ पे ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो मतलब कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हुई है, उसको बैलेंस भी करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है ना, केमिस्ट्री के उससे देखें तो इक्विलिब्रियम में लाना है। अब पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए नेगेटिव आ जाता है, फिर इक्वल हो जाए, इसलिए फिर वो आरबीसी से कंबाइन करता है, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर डिपेंड कैसे करती है, हाइड्रोजन आयन पर कैसे डिपेंड करती है, CO2 पे कैसे डिपेंड करती है वो भी देख ले। CO2 के पर डिपेंड करने में क्या है, उसमें क्या है, अब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, इसलिए वो जा रही है, वही ना, मतलब कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो फंडा है वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल है, हार्ड मत लो, बिल्कुल सिंपल ईजी है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, तो देखो जहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ये तुम याद कर लो, इससे मतलब ये इसमें कुछ समझने का नहीं है। अब जहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो है भाई, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसको तुम याद कर लो, मेरे को तो ये ऐसे याद रह जाता है, इसके लिए तो कोई ट्रिक है नहीं और ना ही कुछ इसमें वो बात है समझने की, तो ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है।
अब देखो ऑक्सीजन जब आरबीसी पे हो गई है कंबाइन और उसके साथ बैठ गई है भी वो हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल, आयरन के 4 मॉलिक्यूल्स पर ऑक्सीजन बैठ गया और आराम से अभी वो चल रही है बोट में, ठीक है, बोट रिवर चल रही है। अब उसके बाद स्टॉप आ गया, उसको वहाँ उतरने का आ गया, तो अब उसको ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे जो उसको उतरने के लिए मजबूर करेंगे? वो तो नहीं चाहती, वो तो अपने आराम आराम से मज़े ले रही है बोट में बैठ के। तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको मजबूर करेंगे, वो क्या होंगे वो देखते हैं। वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो वो क्या फैक्टर्स है वो देखते हैं। अब देखो जो ऑक्सीजन मतलब जो ब्लड है आरबीसी है वो चला गया सेल्स के पास। अब देखो जब वहाँ पे सेल्स के पास गया है तो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कम है, अब उनके पास तो ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तो मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मतलब वहाँ तो हर जगह एच पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन को वहाँ पे भी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था उसने, हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना पड़ेगा उसके कारण, क्योंकि उसको कंसंट्रेशन मेंटेन करना है ना भाई वहाँ पे जाकर, इसलिए फिर वो जो है आरबीसी से उत्तर मतलब डिसोसिएट हो जाएगा और टिश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए जो एच हाइड्रोजन आयन पे इसलिए डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम पैराग्राफ के थ्रू देख लो और अच्छी तरह से समझाएगा। हम स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। Hemoglobin is a red colored iron containing pigment present in the RBC. Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with this binding. हमने देख लिया कैसे किस बाइंडिंग के लिए इंटरफेयर कर रहे हैं वो, ठीक है, क्यों मजबूर कर रहे हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए, ओके। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक कर्व बनता है जिसे हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो एक कर्व होता है, वो ये पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। This curve is called the oxygen dissociation curve, okay, and is highly useful in studying the effect of factors like pressure, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen concentration। और ये जो कर्व है ना ये यूज़फुल है कि इससे हम मतलब इस कर्व से पता चल सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। इन दी एल्वेलाई वेयर देयर इज़ हाई प्रेशर ऑफ O2, एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कम है, ठीक है। अब जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मतलब एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है, और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है तो टेम्परेचर भी कम है, तो द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं फेवरेबल हैं किसकी फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। वेयर एज इन द टिश्यूज़ में, लेकिन जो टिश्यूज़ है वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है। हाई तो ऑक्सीजन का कम है तो मतलब एच पॉजिटिव ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे। दी कंडीशंस फेवरेबल होंगी फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कंडीशंस क्या फेवरेबल है, मतलब इन कंडीशंस के कारण क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। डिसोसिएट क्यों कर रहा है, देखो तुम इसको समझो। जब ऑक्सीजन वो जहाँ आरबीसी जब जाएगा ब्लड के पास तो वहाँ पे ऑक्सीजन इंतज़ार बैठे हुए, उन्होंने पहले जो ऑक्सीजन आया था उन्होंने उसके साथ कंबाइन होकर CO2 अब जो रिलीज़ करनी, उन्हें पहली वाली CO2 भी तो देनी है ना। अब आरबीसी को अब आरबीसी का ये काम थोड़ी ना कोई O2 को ही लेके ऑक्सीजन को लेके घुमाया जा, उसको ऑक्सीजन सेल्स को देकर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेनी है ना। अब जब कार्बन सेल्स के पास जाएगा, जब वो टिश्यूज़ के पास जाएगा आरबीसी, तो उसको ऑक्सीजन को वहाँ से डिसोसिएट करना पड़ेगा क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेने हैं। अब आयरन पे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि कंबाइन होके बैठ के जाएंगे ब्लड तक, ऐसे ही चलेगा ना सारा, मतलब इसको तुम समझ लो बस ऐसे। जब ब्लड के पास होंगे, जब एल्वेलाई के पास होगा ये आरबीसी, तो वो ऑक्सीजन को लेगा क्योंकि उसे टिश्यूज़ के पास पहुंचाना है। जब टिश्यूज़ के पास हो जाएगा तो उसको CO2 को लेके जाना है वापस, वो आरबीसी जाएगा तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा वहाँ पे टिश्यूज़ के पास और CO2 को लेकर ले जाएगा, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है।
This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociates at the tissues. इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो लंग सरफेस के पास तो कंबाइन हो रहा है और टिश्यूज से डिसोसिएट हो रहा है टिश्यूज में, ठीक है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions। ये क्या कह रहा है कि एवरी मतलब देखो जो आरबीसी है वो 100 ml ऑफ ऑक्सीजन लेके जा रहा है, मतलब अपनी हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल अपने पास 4 मॉलिक्यूल लेके जा रहा है, मतलब कि 100 ml लेके जा रहा है वो, ठीक है। तो वो सिर्फ 5 ml ही ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देता, सारी देता भी नहीं है। 100 ml में से सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ को देता, मतलब कि जब जहाँ पे देखो आरबीसी जब टिश्यूज़ के पास जाएगा उसको ऑक्सीजन डिसोसिएट करने पड़ेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, तो वो सारा ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं करता है, तब भी वो 5 ml करता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कम ही लेके जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखो, जब ब्लड है वो ऑक्सीजन तो ज़्यादा लेके आएगा टिश्यूज़ में और वो फिर सारी देगा नहीं ना, सिर्फ 5 ml देगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी टिश्यूज़ से कम ही लेके जाएगा, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब लेके जाते हैं वो कम ही होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ नहीं करते टिश्यूज़, कम ही रिलीज़ करते हैं, तो कम ही होती है, ठीक है। इसको याद करो, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अब आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कैसे होती है। हमने ऑक्सीजन की देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की देखा देख। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। अब ये भी हीमोग्लोबिन पर बैठ के जाएगी, मतलब 20 से 25% है जो आरबीसीज के द्वारा जाता है, बाकी तो ये बाइकार्बोनेट के द्वारा जाएगी, जो कि आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, कई लोग सोचेंगे ऑक्सीजन कंबाइन किया था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, तो कार्बन कंबाइन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल देंगे। नहीं, मन करेगा तुम्हारा बोलेगा लेकिन बोलेंगे नहीं। तब ये कंबाइन करेगा कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ तो हम बोलेंगे कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। ध्यान से देख लो, ये लिखा हुआ है, लर्न कर लो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बिल्कुल लर्न कर लो, ठीक है। कार्बमीनो हीमोग्लोबिन, CO2 जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा, ये क्या हो गया, तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। अबाउट 20 to 25% बनता है, ओके। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब ऑक्सीजन की किस पर डिपेंड करी थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर, तो ये O2 पर और CO2 दोनों पर डिपेंड करी थी, तो ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और O2 दोनों पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वो मतलब उसके लिए हाइड्रोजन आयन ज़्यादा मेजर फैक्टर था, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन O2 की बाइंडिंग के लिए मेजर था। यहाँ पे मेजर क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 की बाइंडिंग मेजर फैक्टर है, ठीक है, विच को जो अफेक्ट करेंगे इस बाइंडिंग को, ओके। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो। जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा, किस में होता है, ये टिश्यूज़ में ही होता है, ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर।